आज के क्लास में हमने एसएचएम पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को टेकअप किया है। इस प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन क्या है और हमसे डिमांड क्या किया जा रहा है। लेट्स सी द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड। A particle of mass m is connected to three identical springs, each of force constant k, as shown in the figure given. The particle is pushed slightly against the spring A and then released. Find the time period of oscillation of the particle. ये क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन हमें दिया जा रहा है वो इस डायग्राम को देखते हुए हम अंडरस्टैंड करेंगे। इस डायग्राम में A, B, C ये थ्री स्प्रिंग्स हैं और इन तीनों को इस तरह से अटैच किया गया है कि स्प्रिंग B और C एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और A ये जो लाइन देख रहे हैं हॉरिजॉन्टली इस लाइन से 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है कि एक पार्टिकल जो मास m का है इन तीनों के जंक्शन पर अटैच किया जाता है और फिर इस पार्टिकल को A के अलोंग पुश किया जाता है और पुश करने के बाद फिर रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फिर क्या होगा इससे होगा ये कि ये स्प्रिंग A एक फोर्स अप्लाई करेगा पार्टिकल पर और इसको अपने पोजीशन की तरफ पुश करेगा और जब ये पार्टिकल उस फोर्स की वजह से रिटर्न होगा तो फिर यहाँ पर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर पहुंचने के बाद भी वो रुकेगा नहीं बल्कि इस लाइन के अलोंग वो आगे बढ़ जाएगा और फिर इन्हीं स्प्रिंग फोर्स की वजह से ये पार्टिकल इस लाइन के अलोंग आगे बढ़ते हुए कहीं न कहीं पर स्टॉप होगा और वापस फिर अपने पोजीशन की तरफ आएगा और इस पोजीशन पर पहुंचते ही वो रुकेगा नहीं, वो बल्कि इस लाइन पर फिर आगे बढ़ेगा ए के अलोंग। इसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि ये पार्टिकल मास m का इस लाइन के अलोंग टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा, मींस ऑसिलेट करता रहेगा। तो अब हमसे क्या डिमांड किया जा रहा है? डिमांड ये किया जा रहा है कि ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड क्या है। अब इस प्रोसेस में हम इस डायग्राम को रीड्रा करते हैं सिंपली। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन शोन हियर इन दिस फिगर। अब इस फिगर में इस सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जो पार्टिकल मास m का यहाँ पर है उसे हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे, इस पोजीशन पर एज्यूम करेंगे। जब इस पार्टिकल को A के अलोंग A के अगेंस्ट में पुश किया जाता है तो इसका न्यू पोजीशन सपोज यहाँ पर आ जाता है। जैसे ही इसका न्यू पोजीशन यहाँ पर पहुंच गया वैसे ही स्प्रिंग C और स्प्रिंग B जो अभी यहाँ है अब इस पोजीशन में नहीं रहेगा बल्कि अब इसका जो न्यू पोजीशन होगा वो ऐसा होगा। यस, B का अब शेप ऐसा ना होकर के ये शेप में आ जाएगा, B से A की तरफ ये, और C का भी ये शेप नहीं रहेगा बल्कि C से A के शेप में आ जाएगा ये। अब क्या होगा? अब होगा ये कि जैसे ही पार्टिकल को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया जाता है स्प्रिंग A, B और C जो फोर्स अप्लाई करता है अब वो डिफरेंट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। A तो खैर अपने लाइन के अलोंग ही फोर्स अप्लाई करेगा लेकिन B और C जो फोर्स अप्लाई करेगा अब उसका लाइन ऑफ एक्शन ये नहीं रहेगा बल्कि ये डॉटेड लाइन जो है वो रहेगा और ये जो डॉटेड लाइन है ये रहेगा। तो B और C के लिए जो डॉटेड लाइन दिखला रहे हैं उस लाइन के अलोंग में वो फोर्स अप्लाई करेगा। कितना फोर्स अप्लाई करेगा? तो ये हम निकालते हैं फोर्स कांस्टेंट और जो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होता है या कंप्रेशन होता है उसके प्रोडक्ट से। सवाल ये है कि यहाँ पर B और C जो स्प्रिंग है उसमें कितने का एक्सटेंशन हुआ है ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए आइडिया ये है कि इस लाइन को जो एक्चुअल लाइन था B और C का उस लाइन को हम प्रोड्यूस करते हैं आगे की तरफ। अब स्प्रिंग A में जो कंप्रेशन हुआ है L का उसकी वजह से स्प्रिंग B और C में कितना एक्सटेंशन हुआ यही हमें फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए हम इस ट्रायंगल में आते हैं। बाय ट्रिग्नोमेट्री डेल्टा L अगर सपोज कर लिया जाए कि एक्सटेंशन हुआ है C के लेंथ में तो डेल्टा L बाई L को कॉस डिफाइन कर रहा है इसलिए डेल्टा L बाई L डिफाइन हो रहा है कॉस 45 डिग्री। अब इसके हेल्प से हमें डेल्टा L का वैल्यू फाइंड आउट होगा। L टाइम्स कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2। तो 1/√2 यहाँ पर दे लीजिए और इसलिए L/√2 ये वैल्यू होगा। ठीक इतना ही का लेंथ एक्सटेंशन होगा B में भी और इसीलिए इसका वैल्यू भी यही होगा।
अब हम जानते हैं कि स्प्रिंग के लेंथ में जो भी एक्सटेंशन होता है या कंप्रेशन होता है, जैसे कि पहले भी बता चुके हैं, उतना का फोर्स कांस्टेंट टाइम्स फोर्स अप्लाई करता है स्प्रिंग। अब यहां पर दो टर्म यूज करेंगे, एफ और एफ। एफ बी वो फोर्स है जो स्प्रिंग बी के लेंथ में एक्सटेंशन हुआ और स्प्रिंग बी ने उसे अप्लाई किया। उसी तरह से एफ सी वो फोर्स है जो स्प्रिंग सी के लेंथ में एक्सटेंशन हुआ और स्प्रिंग सी ने अप्लाई किया। ये दोनों फोर्स फाइंड आउट किया जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट को एक्सटेंशन से मल्टीप्लाई करके। इसलिए एफ बी इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा एल, मीन्स के टाइम्स डेल्टा एल का वैल्यू है एल बाई रूट टू और इसलिए एल बाई रूट टू। इसी तरह से एफ सी को भी हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज के टाइम्स एल बाई रूट टू। अब हमें एफ बी और एफ सी मिल गया। चूंकि ये दोनों फोर्स हैं और फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इनका रिजल्टेंट क्या होगा ये फाइंड आउट किया जाएगा वेक्टर एडिशन से। द रिजल्टेंट ऑफ एफ बी एंड एफ सी इक्वल टू एफ बी स्क्वायर प्लस एफ सी स्क्वायर। अब एफ बी का जो वैल्यू है के टाइम्स एल बाई रूट टू, इसको आप के एल बाई रूट टू लिख लीजिए और यहाँ भी के टाइम्स एल बाई रूट टू है, इसे भी आप के टाइम्स एल बाई रूट टू लिख लीजिए। अब इस के एल बाई रूट टू और इस के एल बाई रूट टू को यहाँ पर पुटअप कर दीजिए। द रिजल्टेंट इक्वल टू के एल बाई रूट टू होल स्क्वायर प्लस के एल बाय रूट टू, इसका भी होल स्क्वायर, और इस तरह से के एल का स्क्वायर बाई टू और प्लस के एल का स्क्वायर बाई टू, यानी 2 टाइम्स के एल का स्क्वायर बाई टू अंडर रूट। ये 2 और ये 2 कैंसिल किया जाएगा और फिर हमें मिलेगा अंडर रूट के एल का स्क्वायर। इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें रिजल्ट मिलेगा ओनली के एल का। इस तरह से एफ बी और एफ सी का जो रिजल्टेंट हुआ वो क्या हो गया, के एल। तो जितना फोर्स बी और सी एक्सटेंड होने पर अप्लाई कर सकता है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें एक पॉइंट और याद रखना है, जिस पार्टिकल को स्प्रिंग ए के एलोंग में पुश किया गया है वो पार्टिकल स्प्रिंग ए का फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। तो स्प्रिंग ए कितना फोर्स अप्लाई करेगा, जितना स्प्रिंग ए में कंप्रेशन आया है उतना टाइम्स फोर्स कांस्टेंट। इस तरह से पार्टिकल जो होगा वो टोटल कितना फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा वो फाइंड आउट कर लिया जाएगा। ये फोर्स और ए स्प्रिंग जो फोर्स अप्लाई करेगा दोनों का सम से, और इसलिए टोटल फोर्स जो होगा वो के एल प्लस के एल ट्वाइस के एल ये होगा। अब अगर टोटल फोर्स इतना हो रहा है तो अब हमें यही फोर्स हेल्प करेगा उस टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने में जो टाइम पीरियड का हमसे सवाल किया जा रहा है। किस तरह से, स्प्रिंग जो भी फोर्स अप्लाई करता है एसएचएम में वो फोर्स दिया जाता है m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर एक्सटेंशन या कंप्रेशन से। यहाँ पर ए के अगेंस्ट में पुश किया जा रहा है पार्टिकल को, इसलिए कंप्रेशन है और वो कंप्रेशन कितना है एल। तो L अगर है तो अब हम यहां दे सकते हैं ओमेगा स्क्वायर m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर L इक्वल टू ये फोर्स जो टोटल है उसके, मीन्स ट्वाइस के L के। अब अगर ऐसा करते हैं तो यह L और यह L कैंसिल हो जाएगा और फिर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस के बाई m ये आएगा। ओमेगा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जब हम स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो राइट साइड में स्क्वायर रूट आएगा और इसलिए ट्वाइस के बाई m। इस रिलेशन में ओमेगा को हम रिप्लेस करते हैं 2 पाई बाई टी से, और ये टी वो टाइम पीरियड है जो एसएचएम में रहने के लिए पार्टिकल एम को चाहिए। इसलिए टी को फाइंड आउट करने के लिए अब हम इस रिलेशन का यूज करेंगे और यूज करने पर टी इक्वल टू 2 पाई टाइम्स अंडर रूट m बाई 2k। आंसर। इस तरह से एसएचएम में रहते हुए पार्टिकल को ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हमने इस प्रॉब्लम में सीख लिया। दैट्स ऑल।